नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने बात की थी लेसन नंबर 15 की, नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स की। आज अपने पास एक नया चैप्टर होगा लेसन नंबर 16 आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिकी। और ये जो लेसन है वो अकेला 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का आता है। ये जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन है, थ्योरेटिकल लेसन है और कॉमन सेंस पे टिका हुआ है। तो जितना ज़्यादा गौर से आप इसको सुनोगे और समझोगे उतना ही जल्दी ये समझ में आता जाएगा और नए भूलने वाला एक प्रकार से ये लेसन कहा जा सकता है। यदि आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो शायद आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। तो अपने इस लेसन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने पास टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिकी कि ये इलेक्ट्रॉनिकी क्या होता है। इससे पहले आपने एक पहला लेसन पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी और ये है इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी क्या होगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध राशियों का अध्ययन किया जाता है या गतिशील इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को अपने इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या था? वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन करते थे वो स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिकी जिसके अंतर्गत अपने गतिशील इलेक्ट्रॉनों से संबंध राशियों का या गतिशील इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को अपने इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। सबसे पहले अपने पास टॉपिक होगा ऊर्जा बैंड। सबसे पहले अपनी बात करें कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। मान लिया अपने पास एक कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में केवल और केवल एक ही परमाणु है, एक परमाणु का एक पदार्थ है। तो लेसन नंबर 14 में हमने ये देखा था कि एक ही परमाणु के चारों ओर जो कक्षाएं होती है उन कक्षाओं के निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु यदि हम इसको मान लें तो इसकी पहली कक्षा की ऊर्जा होगी -13.6, दूसरी की -3.4, तीसरी की 1.5 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसमें मात्रक होता है ऊर्जा का। तो वो उनके बहुत सारे ऊर्जा स्तर हो गए। ये पहली कक्षा का ऊर्जा स्तर हो गया, ये दूसरी कक्षा का ऊर्जा स्तर हो गया, ये तीसरी कक्षा का ऊर्जा स्तर हो गया, ये चौथी कक्षा का ऊर्जा स्तर हो गया। इस प्रकार से जो अंतिम कक्षा होती है जिसे अपने संयोजी कक्षा कहते हैं, तो मान लो ये संयोजी कक्षा का ऊर्जा स्तर हो गया। ये पहली कक्षा का ऊर्जा स्तर, ये दूसरी का ऊर्जा स्तर, ये तीसरी, ये चौथी और ये संयोजी कक्षा का आप ऊर्जा स्तर समझ सकते हो। तो ये उसके बहुत सारे ऊर्जा स्तर है। यानी कि पहली कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको ऊर्जा कितनी चाहिएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि दूसरी में रहेगा तो ऊर्जा कितनी चाहिएगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये इसके ऊर्जा स्तर हो गए। ये तो ऊर्जा स्तर है वो एकल परमाणु वाले पदार्थ के लिए। यदि इसी पदार्थ में अपने 2 परमाणु व्यवस्थित कर दें, एक पदार्थ कितने परमाणु से मिला हुआ मान लिया? 2 परमाणुओं से। अब क्या होगा? अब इसका भी अपना एक ऊर्जा स्तर होगा, इस परमाणु का भी अपना एक ऊर्जा स्तर होगा। इस केस में ये 2 परमाणु एक दूसरे के बहुत ज्यादा निकट है, तो इन दोनों परमाणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया होगी। यानी कि एक परमाणु दूसरे पे क्रिया करेगा, दूसरे वाला पहले पे क्रिया करेगा, यानी कि इनके ऊपर अन्योन्य क्रियाएं होंगी। अन्योन्य क्रियाएं होने के कारण क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु का जो ऊर्जा स्तर होता है, एक ऊर्जा स्तर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक्चुअल में एक ऊर्जा स्तर कितने भाग में डिवाइड होगा ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने परमाणु हैं। यहाँ पे 2 परमाणु हैं तो प्रत्येक परमाणु का प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 भाग में डिवाइड होगा। यदि इसके अंदर 3 परमाणु होते तो प्रत्येक परमाणु का प्रत्येक ऊर्जा स्तर 3 भाग में डिवाइड होता। यदि यहाँ पे n परमाणु होते तो प्रत्येक परमाणु का प्रत्येक ऊर्जा स्तर n भाग में डिवाइड होता। तो यहाँ पे 2 परमाणु हैं, इनके मध्य आपस में अन्योन्य क्रियाएं होंगी। तो कुल मिलाकर के ये जो ऊर्जा स्तर हैं वो 2 भाग में डिवाइड होंगे। तो ये पहला ऊर्जा स्तर 2 भाग में डिवाइड हो गया। ओके, n बराबर 1 वाले की बात है ये। अब ये डिवाइड किस प्रकार से होता है? जैसे कि हाइड्रोजन की यदि मैं बात कर लूँ कि इसको एनर्जी कितनी चाहिए पहली कक्षा के लिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए।
तो फिर डिवाइडेशन किस प्रकार होगा, यहाँ पे जो दो भाग बने हैं, विपाटन हुआ है, तो एक भाग के लिए ऊर्जा का मान मूल ऊर्जा से ज़्यादा होता है और दूसरे पार्ट के लिए ऊर्जा का मान मूल ऊर्जा से कम रहता है। यानी कि ये जो माइनस का 13.6 है ना, वो इन दोनों का एवरेज होगा। जैसे इसके लिए ऊर्जा है वो -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाए और इसके लिए बन जाएगी -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दोनों का एवरेज है ना वो ये निकल के आएगा। तो इसको आप चाहे कितने भी भाग में डिवाइड करो, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कितने परमाणु हैं, उन सभी भागों का औसत मान है वो ये निकल के आता है। इसी प्रकार से जो दूसरा अपने पास ऊर्जा स्तर है, इसी प्रकार से अपने पास जो दूसरा ऊर्जा स्तर होगा वो भी दो भाग में डिवाइड होगा। तो जी कुछ ऐसी व्यवस्था होगी, ये दूसरे भाग के लिए आ गया। इन परमाणुओं में यदि अपने बहुत सारी कक्षाओं की बात कर लें, मान लो इन परमाणुओं के लिए तीसरी कक्षा है वो संयोजी कक्षा है, तो सबसे ज़्यादा अन्योन्य क्रिया संयोजी कक्षाओं के मध्य होगी, क्योंकि उनकी बाह्यतम कक्षाएं हैं और एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट होंगी, ज़्यादा रिएक्शन करेंगी, तो सबसे ज़्यादा अन्योन्य क्रिया संयोजी कक्षा के लिए होगी। उस केस में संयोजी कक्षा का जो भी पार्टिसिपेशन हुआ है, उन पार्टिसिपेशन के मध्य जो भाग होता है, जो बीच की दूरी होती है, वो मैक्सिमम होगी। जिस कक्षा के मध्य जितनी ज़्यादा अन्योन्य क्रिया होगी उतनी ही ज़्यादा इन जो पार्टिसिपेशन बन रहा है उनके मध्य की दूरी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी होगी वो संयोजी के लिए। कैसे, इसका मतलब ये हो गया कि तीसरी कक्षा की यदि मैं बात करूँ तो ये तीसरी कक्षा के लिए होगा। चौथी कक्षा की यदि मैं बात करूँ, मैं चौथी को ब्रेक कर देता हूँ, पाँचवीं की बात कर लेता हूँ, या यूँ कह लो मैं सीधे संयोजी पे चलूँगा। इसी प्रकार से यदि अपने संयोजी कक्षा की बात करें तो संयोजी कक्षा के लिए ऐसा कुछ सिस्टम बनता है। मतलब ये हो गया, ये होगा कौन सी कक्षा के लिए, संयोजी कक्षा के लिए। तो ये ऊर्जा स्तर संयोजी कक्षा वाला दो भाग में डिवाइड हुआ, इनके बीच में गैप सबसे ज़्यादा है। फिर गैप यहाँ थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर पहली वाले में सबसे कम होगा। तो सबसे कम अन्योन्य क्रिया पहली कक्षा के लिए होगी, पहले ऊर्जा स्तर में होगी। उससे थोड़ी ज़्यादा जो क्रिया होगी वो दूसरी कक्षा के लिए होगी। उससे ज़्यादा क्रिया अन्योन्य क्रिया तीसरी कक्षा के लिए, और सबसे ज़्यादा अन्योन्य क्रिया संयोजी कक्षा के लिए होगी। अतः संयोजी कक्षा के लिए जो पार्टिसिपेशन होता है या इनके ऊर्जा स्तरों के बीच की जो दूरी आती है वो मैक्सिमम आती है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऊर्जा स्तरों का समूह बना। यहाँ पे केवल एक ही ऊर्जा स्तर था, यहाँ पे एक ही ऊर्जा स्तर है, वो दो ऊर्जा स्तरों में कन्वर्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ऊर्जा स्तरों का हमें एक समूह नजर आया है, यहाँ भी एक ऊर्जा स्तरों का समूह नजर आया है। तो ये जो ऊर्जा स्तरों का समूह बना है, उस ऊर्जा स्तरों के समूह को ही ऊर्जा बैंड कहते हैं। यदि अपने पास ऐसी बात कर ले कि यही पदार्थ है और इस पदार्थ में n परमाणु हैं, कितने परमाणु मान लिए, n परमाणु, तो क्या होगा कि एक ही ऊर्जा स्तर है वो कितने भाग में डिवाइड होगा, n भाग में डिवाइड होगा। तो पहली कक्षा के लिए तो ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। ये जो होगा वो पहली कक्षा के लिए ग्रुप होगा, ये दूसरी कक्षा के लिए ग्रुप होगा, ये तीसरी के लिए, चौथी के लिए, लाइकवाइज बढ़ते बढ़ते, और आप इसको मान लोगे ये संयोजी कक्षा के लिए हो गया। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यदि n परमाणु विद्यमान होते हैं तो ये जो ऊर्जा स्तर होता है प्रत्येक ऊर्जा स्तर n भाग में डिवाइड होगा। सबसे ज़्यादा मोटाई इस संयोजी ऊर्जा बैंड की होगी, क्योंकि अन्योन्य क्रिया संयोजी कक्षा में सबसे ज़्यादा होती है, संयोजी कक्षाओं के मध्य सबसे ज़्यादा होती है, अतः इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम इसकी, फिर लास्ट वाइज, और लास्ट में जो पहली कक्षा होती है उसकी मोटाई यानी कि ऊर्जा बैंड होता है वो सबसे कम मोटाई का बनता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यहाँ पे जो बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं वो ऊर्जा स्तरों का समूह होता है, उस समूह को ही अपने क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो ये पहली कक्षा का ऊर्जा बैंड, ये दूसरी कक्षा का ऊर्जा बैंड, ये तीसरी का ऊर्जा बैंड फॉर एग्जांपल, और लाइक वाइज ये संयोजी कक्षा का ऊर्जा बैंड बन गया। तो ये ऊर्जा बैंड होगा क्या, ऊर्जा बैंड जो अपने ऊर्जा स्तर होते हैं बहुत सारे, उन ऊर्जा स्तरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ये भी अपने आप में एक ऊर्जा बैंड ही है, ये सिर्फ एक ऊर्जा स्तर का समूह है, ये दो ऊर्जा स्तर का समूह है, ये भी ऊर्जा बैंड है, और ये n ऊर्जा स्तरों का समूह हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊर्जा बैंड हो जाएगा। तो ऊर्जा बैंड हमने किसे कहा है, जो ऊर्जा स्तर के समूह होते हैं उस ऊर्जा स्तर के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ये जो ऊर्जा बैंड बनते हैं वो मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजी ऊर्जा बैंड, दूसरा होता है चालन ऊर्जा बैंड, और तीसरा होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल।
तो अपने बात करें यदि ऊर्जा बैंड के प्रकार की, तो ये कितने प्रकार का होगा? ऊर्जा बैंड 3 प्रकार का होगा। पहला कौन सा होगा? संयोजी ऊर्जा बैंड। दूसरा कौन सा होगा? चालन ऊर्जा बैंड। और तीसरा कौन सा होगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल। जिसको डेल ई जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो संयोजी ऊर्जा बैंड आप किसे कहोगे? ऊर्जा बैंड किसे बना? ऊर्जा स्तरों का समूह है। यदि वो ऊर्जा स्तर संयोजी कक्षा के हैं तो उस ऊर्जा स्तर को हम क्या कहेंगे? संयोजी ऊर्जा स्तर। और संयोजी ऊर्जा स्तर के समूह को हम क्या कहेंगे? संयोजी ऊर्जा बैंड। यानी कि संयोजी ऊर्जा स्तरों के समूह को ही संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। संयोजी ऊर्जा बैंड में संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे? वे इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कक्षा में है, यानी कि किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में है, वो इलेक्ट्रॉन संयोजी ऊर्जा बैंड में विद्यमान होते हैं। तो सीधा सा आप ये भी समझ सकते हो कि जो संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं उनके द्वारा जो ऊर्जा बैंड बनता है वो संयोजी ऊर्जा बैंड बनता है। चालन ऊर्जा बैंड आप किसे कहोगे? चालन ऊर्जा बैंड में वे इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं जो चालन में भाग लेते हैं, चालन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जो करंट फ्लो करते हैं, अर्थात जो मुक्त अवस्था में होते हैं। किसी भी पदार्थ में जो धारा प्रवाह होता है वो केवल और केवल उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है जो मुक्त अवस्था में होते हैं, जो नाभिक से बंधे हुए नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए होते हैं वो कभी भी धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते, उनके कारण कभी धारा प्रवाहित नहीं होती है। जो मुक्त अवस्था के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं कारण धारा प्रवाह होती है। और मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो विद्यमान होंगे उनके द्वारा जो ऊर्जा बैंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? चालन ऊर्जा बैंड कहलाएगा। और वर्जित ऊर्जा अंतराल इन दोनों का मध्य का होगा। आइए समझते हैं डायग्राम के द्वारा कैसे होगा। सबसे पहले प्रथम ऊर्जा बैंड, द्वितीय ऊर्जा स्तर का ऊर्जा बैंड, तृतीय ऊर्जा स्तर का ऊर्जा बैंड, उसके बाद नंबर आता है संयोजी ऊर्जा बैंड का। तो ये अपने पास संयोजी ऊर्जा बैंड है। पहली कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन था ऊर्जा दी वो द्वितीयक में चला गया, द्वितीय कक्षा से ऊर्जा देंगे वो तृतीयक में चला जाएगा, तृतीयक से ऊर्जा देंगे वो संयोजी में चला जाएगा। यानी कि प्रत्येक कक्षा की यदि अपने बात करें तो संयोजी ऊर्जा बैंड है वो हमें सबसे ऊपर प्राप्त होगा। लेकिन संयोजी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन विद्यमान है यदि हम उसको थोड़ी सी और ऊर्जा दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, फिर वो धारा प्रवाह में भाग लेंगे, यानी कि वो चालन ऊर्जा बैंड एक प्रकार से निर्मित करने वाले हैं। तो जो चालन बैंड होगा वो संयोजी बैंड की और ऊपर होगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा? चालन बैंड। तो ये होगा अपने पास चालन बैंड। अब चालन बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एक निश्चित ऊर्जा होगी, संयोजी बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उनके पास अपनी निश्चित ऊर्जा होगी। और इन दोनों की ऊर्जाओं का जो अंतराल होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। क्या कहलाएगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल, डेल ई जी। तो ये जो अपने पास गैप हमें नजर आ रहा है ऊर्जा का वो कहलाएगा डेल ई जी, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? चालन बैंड की ऊर्जा और संयोजी बैंड की ऊर्जा के मध्य जो ऊर्जा का अंतराल होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल ई जी कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अपने पास ये एक नाभिक हो गया और नाभिक के चारों ओर सपोज दैट ये संयोजी कक्षा है, अंतिम कक्षा है, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने मुक्त अवस्था में लेके आना है। तो मुक्त अवस्था में लाने पर इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम कितनी एनर्जी होगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम। ओके, मान लो कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन विद्यमान है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी और माइनस में, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को हमें 0 बनाना है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त अवस्था में लेके आना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कितनी एनर्जी प्रदान करेंगे?
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रदान करेंगे ताकि इस इलेक्ट्रॉन के पास कुल कितनी एनर्जी हो जाए, 0। क्यों? क्योंकि इसके पास -2 पहले से थी, 2 हमने प्रदान कर दी, कुल कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमने कितनी एनर्जी इसको दी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो यहाँ संयोजी बैंड का है, क्योंकि ये संयोजी कक्षा में है। और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है। तो कुल मिलाकर के संयोजी बैंड से चालन बैंड में हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो हमने कितनी एनर्जी प्रदान की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रदान की। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे मान निकल के आया है, जो एनर्जी हमने प्रदान की है, वही एक्चुअल में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो सीधे शब्दों में आप यूँ समझ सकते हो कि संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी अपने प्रदान करते हैं, वही वर्जित ऊर्जा अंतराल के तुल्य होता है। तो संयोजी बैंड ऊर्जा बैंड किसे कहोगे, संयोजी ऊर्जा स्त्रोत से निर्मित या संयोजी कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों से निर्मित ऊर्जा बैंड को संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। मुक्त अवस्था में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों से निर्मित ऊर्जा बैंड को चालन ऊर्जा बैंड कहते हैं। और चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल को ही वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, अपने पास 3-4 पदार्थ होंगे, परमाणु होंगे, उनके लिए आपको ये मान याद रखना है। जैसे सिलिकॉन है, कौन, सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए ऊर्जा अंतराल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी प्रकार से अपने पास अन्य 2 पदार्थ और होंगे, एक तो होगा गैलियम आर्सेनाइड और एक होगा इंडियम एंटीमनाइट, इंडियम एंटीमनाइट, और एक होगा गैलियम आर्सेनाइड। इंडियम एंटीमनाइड का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड होता है, उसका वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो वर्जित ऊर्जा अंतराल हैं वो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखोगे। तो सिलिकॉन का 1.12, जर्मेनियम का 0.7, इंडियम एंटीमनाइड का 0.17 और गैलियम आर्सेनाइड का 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। अब अपने इस ऊर्जा बैंड के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे कि भाई ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। जब भी किसी भी क्वेश्चन में ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ये लैंग्वेज आपको सुनने को या देखने को मिले, कौन सी, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, इसका मतलब ये होगा कि इस स्ट्रक्चर की सहायता से आपको जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ये होगा अपने पास वर्जित ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्ट्रक्चर, तो इसका आपने यूज करना होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण करने वाले हैं कि ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला चालक पदार्थ, दूसरा कुचालक पदार्थ, और तीसरा हो जाएगा अर्धचालक पदार्थ। ओके, चालक पदार्थ क्या होंगे, आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो अपने पास जो भी ऊर्जा बैंड था सिस्टम, जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो चालक पदार्थों में एक्चुअल में क्या होता है कि मुक्त अवस्था में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कक्षा कभी भी खाली नहीं होती है, क्योंकि जो अंतिम कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या फिर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी खाली नहीं होता है, क्योंकि खाली जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फिर वो कक्षा ही नहीं है। तो संयोजी कक्षा कभी भी खाली नहीं होती, वो पूरी भरी हुई हो सकती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या वो अपूरित हो सकती है। अपूरित का मतलब 1 2 3 4 1 से लेकर 8 तक के बीच में कितने भी इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो सकते हैं। तो चालक पदार्थों में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान होते हैं, क्योंकि चालक पदार्थों में धारा प्रवाह होता है। तो फिर इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि चालक पदार्थ की अपने बात करें
तो चालक पदार्थ का सिस्टम कुछ ऐसा होगा जैसे ये अपने पास संयोजी बैंड है, ये हो गया संयोजी ऊर्जा बैंड, और यहाँ जो होगा वो चालन बैंड होगा। चालक पदार्थों में जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होता है उनके मध्य गैप नहीं होता, लगभग 0 गैप होता है, अर्थात उनके लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात ये जो चालन बैंड होता है और जो संयोजी बैंड होता है इनके मध्य जो गैप होगा वो बिल्कुल 0 होगा, यानी कि डेल Eg वर्जित ऊर्जा अंतराल का अप्रोक्सीमेट मान है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यूं कह सकते हैं कि चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, चालक पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपनी बात करें तो हो जाएगा सोना, लोहा, निकल, यानी कि जितनी भी धातु है वो सारी की सारी चालक पदार्थों में आएंगी। अब संयोजी बैंड और चालन बैंड की यदि अपनी बात करें इनकी प्रॉपर्टी या गुण धर्म की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, तो चालन बैंड में आपको जरूर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्योंकि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये चालन बैंड होता है वो कभी भी खाली नहीं होता, पूर्णतः रिक्त नहीं होता, इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन अपने को मिलते हैं। तो फिर क्या ये पूरा भरा हुआ होता है? जी ऐसा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी भी पदार्थ में जो मुक्त अवस्था के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। अर्थात इस चालन बैंड में अनंत संख्या में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अर्थात ये कभी भी पूर्ण भरित नहीं होगा, कभी भी कंप्लीटली फुली नहीं हो पाएगा। तो ये जो चालन बैंड होता है चालक पदार्थों के लिए वो हमेशा क्या रहता है? अपूरित रहता है। अपूरित, अर्धपूरित नहीं, अर्ध यानी कि आधा, पता नहीं आधे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अपूरित, जिसमें इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होगा और ये अधिकतम पूरा भरा हुआ कभी नहीं मिलेगा। तो चालन पदार्थों में जो चालन बैंड होता है वो हमेशा क्या रहता है? अपूरित, यानी कि आधा अधूरा भरा हुआ रहता है, आधी अधूरी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी ऊर्जा बैंड क्या होगा? संयोजी कक्षा है तभी तो ये संयोजी ऊर्जा बैंड बना है। अब संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कम से कम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अधिकतम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब संयोजी कक्षा वो पूर्णतः भरी हुई है। और यदि 8 से कम है तो संयोजी कक्षा वो अपूरित है, आंशिक भरी हुई है। तो इसको अपने क्या कहेंगे कि ये पूर्णतः भरा हुआ हो सकता है, पूर्णतः भरा हुआ हमें मिल सकता है। और दूसरे शब्दों में बात करें तो ये आंशिक भरा हुआ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी पूर्णतः खाली नहीं होगा। संयोजी ऊर्जा बैंड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आपको अवश्य मिलेंगे, ये पूर्णतः कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि यदि ये संयोजी बैंड ही खाली है इसका मतलब संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऐसा संभव नहीं होता कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ना हो। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है उस कक्षा में तो फिर वो कक्षा ही खत्म है, कक्षा है ही नहीं वो। उसी प्रकार से चालन बैंड क्या होगा? अपूरित, या यूं कह सकते हो आंशिक भरित है, ये आंशिक भरा हुआ। तो ध्यान ये रखो कि चालक पदार्थों के अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड एक दूसरे के साथ अति व्यापित होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और चालन बैंड आंशिक भरा हुआ होता है, चालन बैंड कभी भी पूर्णतः रिक्त नहीं होता, कभी भी पूर्णतः भरा हुआ नहीं होता। और संयोजी ऊर्जा बैंड कभी भी पूर्णतः रिक्त नहीं होता, ये पूर्ण भरा हुआ हो सकता है और ये आंशिक भरा हुआ हो सकता है। तो चालक पदार्थ हमने किसे कहा? वे पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब बात करें कुचालक पदार्थों की। कुचालक पदार्थों में 0 केल्विन ताप पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता है, अर्थात चालन बैंड उसके लिए क्या होता है? पूर्णतः खाली होता है। तो मैं कुचालक पदार्थों की बात कर लूं तो ये अपने पास संयोजी बैंड है, संयोजी ऊर्जा बैंड हो गया। इसके ठीक ऊपर होता है चालन बैंड, और यहां पे हमें मिलता है गैप देखने को, डेल Eg वर्जित ऊर्जा अंतराल। कुचालक पदार्थ किसे कहोगे? कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। जैसे डेल Eg का जो मान होगा वो कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। मोस्टली 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य इसका मान निकल के आता है, यानी कि 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य Eg का मान रहता है।
तो वे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है उन पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थों के लिए इन ऊर्जा बैंडों की प्रॉपर्टी क्या होगी? संयोजी बैंड के बारे में हम सीधा सा जानते हैं कि संयोजी बैंड कभी भी खाली नहीं होता है, ये पूर्ण भरा हुआ हो सकता है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कुचालक पदार्थ हो चाहे वो चालक पदार्थ हो सकता है, ये संभव है। तो संयोजी बैंड क्या होगा? संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ हो सकता है या आंशिक भरा हुआ हो सकता है। ओके, लेकिन चालन बैंड की बात करें, चालन बैंड में वे इलेक्ट्रॉन आते हैं जो मुक्त अवस्था में होते हैं और कुचालक पदार्थों में कभी भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं आते। यदि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते तो फिर ये कुचालक नहीं होता, फिर इसमें धारा प्रवाह होता, फिर ये चालक बनता। तो कुचालक पदार्थ होते हैं उसमें कभी भी मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होते हैं, अर्थात इसका जो चालन बैंड होता है वो क्या होगा? पूर्णतः रिक्त हमें मिलेगा। तो ये जो मिलेगा हमें कैसा मिलेगा? पूर्णतः रिक्त। ये हो जाएगा कुचालक पदार्थों के लिए। बात करते हैं अर्धचालक पदार्थों की। अर्धचालक पदार्थ 0 केल्विन ताप पर कुचालक पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि इनका ताप बढ़ा दे तो फिर ये चालक पदार्थों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो इनके लिए ऊर्जा बैंड के आधार पर किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन होगा? जैसे कि अपने पास ये हो गया संयोजी बैंड और ये हो गया चालन बैंड और इनके मध्य में ये हो जाएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल Eg। एक्चुअल में क्या होगा कि संयोजी बैंड जैसे कि हम जानते हैं कि कैसी प्रॉपर्टी रखता है, ये पूर्णतः कभी खाली नहीं होगा, ये पूर्णतः भरा हुआ या आंशिक भरा हुआ हो सकता है। पूर्णतः भरा हुआ या आंशिक भरा हुआ हो सकता है। और चालन बैंड कैसा होगा? अर्धचालक पदार्थ 0 केल्विन ताप पे कुचालकों की भांति व्यवहार करेंगे। कुचालकों में चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है, तो अर्धचालकों में भी चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। और अर्धचालक पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग रहता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है। तो आप अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हो? अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, अर्थात लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य इसका मान रहता है। किसका? वर्जित ऊर्जा अंतराल का। तो उन पदार्थों को आप क्या कहोगे? अर्धचालक पदार्थ। चालक पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुचालक जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। और अर्धचालक पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, अर्थात लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। तो ये हो गया ठोस पदार्थों का वर्गीकरण किसके आधार पे? वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि ऊर्जा बैंड के आधार पे। अब अपने बात करेंगे, अपना जो कंप्लीट लेसन है, ये लेसन नंबर 16 वो इन पदार्थों पे टिका हुआ है, अर्धचालक पदार्थों पे। कंप्लीटली हम अर्धचालक पदार्थों के बारे में ही समझने वाले हैं कि अर्धचालक पदार्थ होते क्या हैं। तो अर्धचालक पदार्थ आप किसे कहोगे? जैसे अपने एग्जाम्पल की बात कर ले, चालक पदार्थ का एग्जाम्पल क्या है? सोना, लोहा, निकल। कुचालक की बात कर ले तो हो जाएगा जी लकड़ी, प्लास्टिक, जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता वो सारे के सारे कुचालक हो जाएंगे। अर्धचालक पदार्थों की बात करें तो जी हो जाएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ईटीसी, ये सारे के सारे क्या है? अर्धचालक पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर अब अपने आगे चल के बात करेंगे कि अर्धचालक पदार्थ होते क्या है, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, किस प्रकार से इसका व्यवहार होता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, कल अपने बात करेंगे अर्धचालक पदार्थों की। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।